गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने हेनरी के लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर कौन कौन से सॉल्यूशन में अप्लाइड होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। वेपर प्रेशर के बारे में सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन बता दूं, और वैसे आपको पता ही होगा वेपर प्रेशर क्या होता है। किसी भी लिक्विड की सरफेस पे वेपर का जो पार्शियल प्रेशर लगता है इक्विलिब्रियम पर, उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। हर वेपर जो होता है, हर लिक्विड होता है, उसकी वेपर बनती है, और जिस लिक्विड की वेपर बनती है वो वेपर उसी लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर जनरली ऑल लिक्विड से, सभी लिक्विड के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है। आज हम बात करेंगे वेपर प्रेशर कौन कौन से सॉल्यूशंस के अंदर होता है और उस वेपर प्रेशर के ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती है। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन मैंने बताई। वेपर प्रेशर जो होता है, दो टाइप के लिक्विड्स का हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एंड सेकंड नंबर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। हम पहले की बात करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नाम से पता चल रहा है सॉल्यूट कौन होगा, सॉलिड, सॉल्वेंट कौन होगा, लिक्विड। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉलिड होता है, सॉल्वेंट लिक्विड होता है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा ये हमें पता करना है। इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सोडियम क्लोराइड इन वाटर। हाँ जी, तो सोडियम क्लोराइड को जब पानी में घोला जाता है तो ऐसे में उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, और सोडियम क्लोराइड के अलावा प्योर वाटर है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ क्लियर कर लेता हूं। हाँ जी, ये मेरे पास में एक वेसल है जिसमें मैंने प्योर वाटर भरा हुआ है। ध्यान रखना, प्योर वाटर का मतलब है कि इसमें कोई इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं है, ये एकदम प्योर वाटर है, ओनली एंड ओनली वाटर। अब कोई रूम टेम्परेचर ले लिया, सपोज करो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने रूम टेम्परेचर ले लिया, तो कुछ वाटर के पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में रहते हैं, ऑलरेडी वेपर फॉर्म में रहते हैं। तो वो वेपर जो है इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी इन क्लोज वेसल होगा तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो इसकी सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब सपोज करो मैंने पानी में क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। इससे पहले ये जो प्योर वाटर है, सपोज करो इसमें 100 मॉलिक्यूल है वाटर, तो इक्विलिब्रियम कितने मॉलिक्यूल्स पे आएगी, 50 मॉलिक्यूल्स पे आएगी। इसका मतलब है कि जो वेपर प्रेशर यहाँ पे इस प्योर वाटर के अंदर जो वेपर प्रेशर लगेगा वो कितने मॉलिक्यूल्स के थ्रू लगेगा, 50 मॉलिक्यूल्स के थ्रू लगेगा। ओके, अब हमने पानी में क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो आपका आयोनिक कंपाउंड है, तो ये पानी में डिसॉल्व होगा। और पानी में कोई भी चीज कब डिसॉल्व होती है आप जानते हो, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, जब किसी भी चीज की लैटिस एंथैल्पी जो है वो कम हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो, तो वो चीज डिसॉल्व हो जाती है। तो सोडियम क्लोराइड को पानी में डालने पर कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स सोडियम क्लोराइड के साथ में बॉन्ड बना लेंगे, और जब कुछ पानी के मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो पानी के जो फ्री मॉलिक्यूल्स है वो कम हो जाएंगे। सपोज करो कि मेरे पास में प्योर वाटर के 100 मॉलिक्यूल्स थे, इन 100 मॉलिक्यूल में मैंने 10 मॉलिक्यूल NaCl डाल दिए। अब इन 10 मॉलिक्यूल्स NaCl को डिसॉल्व करने के लिए पानी के भी 10 मॉलिक्यूल इस NaCl के 10 मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाएंगे। यानी पानी के जो 100 मॉलिक्यूल्स थे उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स जो है ये मॉलिक्यूल NaCl को घुलने में काम में आ गए। तो अब वाटर के फ्री मॉलिक्यूल्स कितने बचे, फ्री मॉलिक्यूल्स, वाटर के फ्री मॉलिक्यूल्स हो गए 90, और 90 मॉलिक्यूल का इक्विलिब्रियम कितने पे मेंटेन रहेगा, 45 पे। इसका मतलब है कि
अब जो वेपर प्रेशर लगेगा वो पानी के कितने मॉलिक्यूल्स के कारण लगेगा? 45 मॉलिक्यूल्स के कारण। और प्योर वाटर में वेपर प्रेशर कितने मॉलिक्यूल्स के कारण लग रहा था? 50 मॉलिक्यूल्स के कारण। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर ऑलवेज प्योर सॉल्वेंट से कम रहेगा। वापस से रिपीट कर देता हूं कि हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। जब किसी भी सॉलिड को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है या किसी भी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। इसका रीजन ये है कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो वाटर के फ्री मॉलिक्यूल्स है या सॉल्वेंट के फ्री मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा होते हैं, लेकिन जब किसी सॉल्यूट को डाला जाता है सॉल्वेंट में तो सॉल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना लेते हैं। इसके कारण सॉल्वेंट के फ्री मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं जिससे वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में एक चीज याद रखना, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस आर ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, इसका एग्जांपल लेते हैं जैसे इथेनॉल एंड वाटर। हाँ जी, अब इथेनॉल और वाटर का जो हमारे पास में मिक्सचर है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा हमें ये समझना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में वापस से वही वेसल है, तो क्लोज कर दिया हमने। अब इसमें इथेनॉल भी है और वाटर भी है, दोनों है इस तरह। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो इमेजिन कीजिए ये सॉल्यूशन है, ये रूम टेम्परेचर पे पड़ा है और अगर आप इसको हीट भी करते हो तो इसकी भी वेपर बनेगी और इसकी भी वेपर बनेगी। इसकी वेपर भी ऊपर की साइड में जाएगी इथेनॉल की, H2O की वेपर भी ऊपर की साइड में जाएगी। क्योंकि ये वेसल क्लोज है, इसका मतलब है क्लोज सिस्टम है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे वेपर्स इकट्ठी होती जाएगी और जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो ये वेपर इस लिक्विड की सरफेस पे यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी और ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी ये इस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। तो हमें पता करना है कि ये वेपर प्रेशर कितना है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर होगा ये इसके पार्शियल प्रेशर और इसके पार्शियल प्रेशर दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी अगर आपको इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो आप इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर निकाल दो कि भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इथेनॉल का कितना वेपराइजेशन हो रहा है, उसकी कितनी वेपर है वो इसकी सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेगी। H2O का 25 डिग्री पे जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो आप निकाल लो और फिर दोनों को ऐड कर दो। तो ऐसी कंडीशन में एक साइंटिस्ट थे राउल्ट, उन्होंने अपना एक लॉ दिया और उन्होंने ये बोला कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसमें प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट है हर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन are always equal to the sum of partial pressure of each component present in that solution। यानी जो हमारे राउल्ट भाई साहब है वो ये कहते हैं कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर जो वेपर प्रेशर रहेगा वो उस सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है हर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल रहेगा। तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास में ये बाइनरी सॉल्यूशन है, इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो है इथेनॉल और दूसरा है वाटर। तो सपोज करो या इसका अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं इसके लिए एक और लॉ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द वेपर प्रेशर
of liquid solution is directly proportional the vapor pressure, the partial pressure directly proportional to the mole fraction of that component. हाँ जी, तो ये क्या है एक बार वापस से बता देता हूँ। हमारे पास में लिक्विड सॉल्यूशन था, इथेनॉल और वाटर। अब हमें इसका वेपर प्रेशर निकालना। राहुल भाई साहब ने ये कहा था कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं लिक्विड सॉल्यूशन का? पार्शियल प्रेशर जो होता है वो उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले आप पार्शियल प्रेशर निकाल दो, पार्शियल प्रेशर को सम कर दो तो क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर आ जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर के लिए मैं आपको यहाँ पे एक डेरिवेट करके समझाता हूँ। हाँ जी, तो मेरे पास में दो कंपोनेंट थे, इथेनॉल C2H5OH प्लस वाटर। सपोज करो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। अब मेरे पास में ये बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें दो ही कंपोनेंट है। अब इन दोनों कंपोनेंट का मुझे क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो P1 यहाँ पे मैं वाटर के लिए ले रहा हूँ। P1 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। P1 और राउल क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो P1 का मोल फ्रैक्शन है x1। मोल फ्रैक्शन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। P1 पार्शियल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वहां हटाया तो P1 नॉट x1। अब यहां पे P1 नॉट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। यानी हर कंपोनेंट का फिक्स पार्शियल प्रेशर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर पे उसका पार्शियल प्रेशर होता है। तो आपने जितना पार्शियल प्रेशर या जो टेम्परेचर आपने यहाँ पे लिया उस पे प्योर वाटर का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, दैट इज P1 नॉट। अब ये आ गया किसके लिए, वाटर के लिए। अब वही का वही ये पार्शियल प्रेशर आ गया प्योर वाटर का। इसी तरह से अब मैं निकालूंगा किसके लिए, इथेनॉल के लिए। P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल। कौन सा इथेनॉल, जो सॉल्यूशन में है, ओके। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 क्या है, इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन। तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। अब यहाँ पे P2 नॉट क्या है, P2 नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल, ओके। तो अब हमारे पास में दो पार्शियल प्रेशर आ गए, वाटर का पार्शियल प्रेशर, इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर। तो क्या मैं इन दोनों का टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकता हूं, P टोटल। यानी इस सॉल्यूशन में आपके दो ही कंपोनेंट थे, पहले का पार्शियल प्रेशर आ गया, दूसरे का आ गया, दोनों का ऐड कर सकता हूं मैं। और दोनों को ऐड करूंगा तो ऐसे में यहां पर पे जो वेपर प्रेशर होगा वो मुझे मालूम चल जाएगा। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू रख दें, P1 नॉट x1। P2 की वैल्यू रख दें, P2 नॉट x2। ओके, सो अब P1 मैंने आपको कल मोल फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। यानी मैंने आपको कहा था अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है x1 प्लस x2 तो इनका सम 1 होगा। 3 है तो तीनों का सम 1 होगा, 4 है तो सम 1 होगा, और अगर n है तो भी 1 होगा। तो ऐसे में इस x2 को या इस x1 को 1 माइनस x2 लिख सकता हूं। x1 कैन बी रिटन एज 1 माइनस x2। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, x1 प्लस x2 1 होता है, तो x1 की जगह पे मैं 1 माइनस x2 लिख सकता हूं यहाँ पे। तो P1 नॉट x1 की जगह पे 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। ओके, P1 नॉट को इससे मल्टीप्लाई किया, P1 नॉट माइनस
P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। ओके, P1 नॉट, इन दोनों में प्लस का x2 कॉमन ले लूंगा, और जब प्लस का x2 कॉमन ले लूंगा तो पीछे क्या आएगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ये किसकी वैल्यू आ गई, ओके। इसका मतलब ये है कि किसी भी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर प्लस सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन को P2 नॉट माइनस P1 नॉट, यानी जो आपका सॉल्वेंट सॉल्यूट है उसका पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेज में, सॉल्वेंट का प्योर स्टेज में, इनके डिफरेंस को x2 से मल्टीप्लाई करके और P1 नॉट में ऐड कर दीजिए, ये आपका P टोटल आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार इस टॉपिक को मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमारे सिलेबस में दो कंपोनेंट्स का है, पहला सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस का और सेकंड लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस का। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, कम होता है, यानी सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से हमेशा लोअर रहेगा। इसका रीजन ये है कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में जो प्योर सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, सॉल्यूट को डिसॉल्व करने में काम में आ जाता है। और सेकंड नंबर आता है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को निकालने के लिए, समझाने के लिए राउल्ट ने एक लॉ दिया, उसके अकॉर्डिंग at constant temperature the vapor pressure of liquid in liquid solution is equal to the sum of partial pressure of all components। अब partial pressure कैसे निकालते हैं, राउल्ट ने ये कहा था partial pressure of any component is directly proportional to their mole fraction। तो सबसे पहले partial pressure निकालें mole fraction से, और फिर partial pressure जब सभी कंपोनेंट का निकल जाए तो उनको ऐड कर दो, वेपर प्रेशर आ जाएगा। जैसे हमने अभी सॉल्यूशन में किया, हमारे पास में इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन था, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल दिया, वाटर का निकाल दिया, ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट है, इसका ये रहा, सॉल्यूट का ये रहा, इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास में वेपर प्रेशर आ गया। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं अभी आज आपके ग्रुप में, उस नोट्स के अंदर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हेनरी के लॉ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हेनरी के लॉ के ऊपर बेस्ड थे वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मोलैलिटी पे भी मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो जितना ज्यादा आप उसको सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको ये कांसेप्ट समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं उनको क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते हैं, चाहे टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी रख दो, तो ऐसे को नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस जो रहता है जनरली वो कुछ ही सॉल्यूशन आइडियल की तरफ बिहेव करते हैं। एक्चुअली कोई सॉल्यूशन आइडियल होता नहीं है, लेकिन जब उनके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर की बाउंडेशन लगती है तो वो आइडियल की तरफ बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। और बाकी हर सॉल्यूशन जो होता है वो नॉन आइडियल होता है। जैसे आप लोग जैसे एग्जाम्स आते हैं, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई को लेके एक्टिव हो जाते हैं, आप लोग पढ़ाई में ध्यान लगाने लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम पास नहीं होते हैं तब आपकी पढ़ाई उस लेवल की नहीं होती है जैसे आम दिनों में होनी चाहिए। यानी एग्जाम आते ही आप एकदम से आइडियल बन जाते हैं, और एग्जाम्स नहीं है तो कुछ बच्चे, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं जो फिर क्या करेंगे, बिल्कुल अपने मस्ती के अंदर रहेंगे,
तो हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहला नंबर पॉइंट है, दो सॉल्यूशन व्हिच ओबे Raoult's law at every temperature and pressure at each temperature and pressure is called ideal solution। तो ideal solution इसका मतलब इनके लिए P1 is equal to क्या होगा, P1 नॉट x1 और P2 is equal to क्या होगा, P2 नॉट x2। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनके लिए P1 is equal to P1 नॉट x1 होता है, यही राउल्ट बोला, और P2 is equal to P2 नॉट x2 होता है, वो आपके आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा AA and BB is equal to AB। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन फोर्स है, वही अट्रैक्शन फोर्स किसमें होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अट्रैक्शन में होना चाहिए। यानी आप इथेनॉल और पानी को आपने मिलाया, तो इथेनॉल में जो अट्रैक्शन है, वाटर में जो अट्रैक्शन है, वही अट्रैक्शन इथेनॉल और वाटर में होना चाहिए। थर्ड नंबर, डेल्टा H मिक्सचर शुड बी जीरो। डेल्टा H इंथैल्पी के लिए यूज में लेते हैं हम लोग। डेल्टा H मिक्सचर इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या है कि जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालें या सॉल्वेंट को सोल्यूट में डालें, न तो हीट इवॉल्व होनी चाहिए, न हीट एब्सॉर्ब होनी चाहिए। यानी न तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, न एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। यानी डेल्टा H मिक्सचर शुड बी जीरो। और फोर्थ नंबर आता है हमारा, डेल्टा V मिक्सचर शुड बी जीरो। डेल्टा V का मतलब होता है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है, या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी वॉल्यूम या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है स्लाइटली। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा V मिक्सचर शुड बी जीरो। तो ऐसे अगर कोई भी सॉल्यूशन इन चार शर्तों को फॉलो करता है तो वो आपका क्या रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। जनरली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल होता नहीं है, लेकिन कोई कोई सॉल्यूशन आइडियल की तरह बिहेव करते हैं, और इनके एग्जांपल हैं बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, और N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन का सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन है, ये आइडियल की तरह बिहेव करता है। अब इनका अगर ग्राफ खींचो तो ग्राफ कैसा आएगा, यहां पे मैं मोल फ्रैक्शन ले लेता हूं, मोल फ्रैक्शन, और यहां पे मैं पार्शियल प्रेशर ले लेता हूं। ये है जीरो, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ खींचता हूं सॉल्वेंट का, ठीक है। सॉल्वेंट के लिए मिनिमम मोल फ्रैक्शन कितनी हो सकती है, जीरो, और मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितनी हो सकती है, 1। किसी भी सॉल्वेंट का मिनिमम मोल फ्रैक्शन जीरो है, मतलब वो सॉल्वेंट है ही नहीं सॉल्यूशन में, और मैक्सिमम 1 मतलब वो सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, सॉल्यूट नहीं है। अच्छा, तो अभी हमने बात की थी P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ये यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है P, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। और ये जब x1 का वैल्यू 1 रहेगा, और x1 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब है सॉल्यूट नहीं है, और सॉल्यूट नहीं है इसका मतलब कंपाउंड क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट का हमने पहले बात की थी, वेपर प्रेशर होता है, इसको क्या कहते हैं, P1 नॉट कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं सॉल्यूट का ग्राफ बनाएं। सॉल्यूट का ग्राफ मैं इसी के अंदर बना देता हूं, थोड़ा अपोजिट में बना देता हूं। सॉल्यूट का ग्राफ होता है x2 की वैल्यू 0 मिनिमम। भाई जब सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट है, x1 जब 1 है तो x2 क्या रहेगा, 0 रहेगा, ओके। और जब x1 0 है तो x2 की वैल्यू क्या रहेगी, 1, ओके। अब ये सॉल्यूट है, तो इसका मतलब है ये आपका ग्राफ जो है वो भी ऐसे ही आएगा स्ट्रेट लाइन में, और ये जो पॉइंट है ये किसको शो करेगा, P2 नॉट को। P2 नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और इन दोनों को जब आप ऐड कर देते हैं तो ये किसकी वैल्यू आएगी, P टोटल की वैल्यू आएगी, जो किसके इक्वल होगा, P1 प्लस P2। P1 क्या है, ये जो ग्राफ है इसका स्लोप है P1, ये ग्राफ है इसका स्लोप है P2, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था किसके बारे में, आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर, कौन सा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो कोई भी टेम्परेचर प्रेशर पे राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी जिनके लिए फर्स्ट नंबर पॉइंट P1 is not equal to P1 not x1 और P2 is not equal to P2 not x2, वो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहते हैं। सेकंड नंबर AA BB is not equal to AB, इसका मतलब है इनमें सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के इक्वल नहीं रहता है। थर्ड नंबर इसमें है डेल्टा H मिक्सचर शुड नॉट बी जीरो, यानी जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंड फोर्थ नंबर डेल्टा V मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू जीरो, या तो आपका एसोसिएशन होगा सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का या डिसोसिएशन होगा। तो ये आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। जनरली हर सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नॉन आइडियल ही होते हैं। इनके एग्जांपल आप देखना चाहें तो HNO3 प्लस वाटर है, इथेनॉल प्लस वाटर है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल है वो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ खींचे तो कैसा आएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, यानी ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है इनका ग्राफ थोड़ा डिफरेंट आएगा। कैसे डिफरेंट आएगा वो अभी एक्सप्लेन करता हूं। हाँ जी, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आगे बात करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, टाइप्स of non-ideal solutions। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, and second one is negative deviation from Raoult's law। ये क्या चीज है इसको समझाता हूं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है जिसका वेपर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनमें फर्स्ट नंबर पॉइंट AB के बीच का इंटरेक्शन, AB के बीच का इंटरेक्शन मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन, ये कम रहता है AA और BBC। इसका मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन कम है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, सॉल्यूट सॉल्यूट से। इसका मतलब ये बॉन्ड वीक है, और जब ये बॉन्ड वीक होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, थोड़ी सी एनर्जी देने पर ब्रेक हो जाएगा, और जब थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसकी भी वेपर बनेगी, इसकी भी वेपर बनेगी, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर वेपर ज्यादा बनेगी, और जब सॉल्यूशन में वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो ऐसा आना चाहिए वो ऐसा आता है, ऊपर की साइड नॉर्मल से ज्यादा। ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन में आता है ये ऐसा आता है, और जो P टोटल है जो स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए वो ऊपर की आता है। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर प्योर सोल्यूट और प्योर सॉल्वेंट से भी ज्यादा रहता है, प्योर सोल्यूट और प्योर सॉल्वेंट से भी ज्यादा रहता है, ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इनके लिए डेल्टा V मिक्सचर जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है। डेल्टा V मिक्सचर पॉजिटिव का मतलब होता है कि इनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर डेल्टा H मिक्सचर, ये भी इनके लिए पॉजिटिव रहता है, और डेल्टा H पॉजिटिव रहता है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका एग्जांपल रहेगा आपका, ये रहेगा इथेनॉल प्लस वाटर,
इथेनॉल प्लस वाटर में आप देखो, इथेनॉल इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यानी AA में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। H2O वाटर वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल होती है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इथेनॉल और वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, वो बहुत कंपैरेटिवली इन दोनों के कंपेयर में वीक रहती है। यानी इथेनॉल और वाटर के बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक रहेगी इन दोनों से। एनर्जी देंगे, इथेनॉल की वेपर बनेगी, वाटर की वेपर बनेगी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये ग्राफ ऊपर की ओर डिविएट करेगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन। बिल्कुल इसका उल्टा कर दो, AB के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा किससे? AABD से। सेकंड नंबर, डेल्टा V मिक्सचर नेगेटिव रहेगा, यानी कि जो आपका वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। थर्ड, डेल्टा H मिक्सचर, ये भी नेगेटिव होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और इसका एग्जांपल है, कोई भी एसिड को पानी में डाल दो, और जब भी एसिड को पानी में डालते हो तो आप जानते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट निकलती है। या क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अब इसमें क्या होता है समझाता हूं। जैसे मैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जांपल देता हूं। क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच का बॉन्ड वीक रहता है, एसीटोन और एसीटोन के बीच का बॉन्ड भी वीक रहता है। लेकिन जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में मिलाया जाता है तो ये कंडीशन होती है, ये एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म है। अब क्या होगा, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से कौन सा बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, इसका मतलब है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच का अब का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यानी AB के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट से। अब क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, यानी कि रूम टेंपरेचर पे ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा तो इसकी वेपर कम बनेगी, इसकी भी कम बनेगी। और जब इन दोनों की वेपर कम बनेगी तो इसका मतलब है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। और जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, किससे? प्योर सॉल्यूट से और प्योर सॉल्वेंट से। तो ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए था, वो ग्राफ अब नीचे की साइड से आता है। ये वाला ग्राफ भी नीचे की साइड से आता है और ये वाला ग्राफ भी नीचे की साइड से आता है, यानी कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसको कहते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो हर टेंपरेचर प्रेशर पे किसको? राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं, जिनके लिए AB के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो AA और BB से इक्वल होती है। डेल्टा V मिक्सचर 0 रहता है, डेल्टा H मिक्सचर 0 रहता है। और जो आपके P1 जिनके लिए P1 नॉट X1 की इक्वल होता है, P2 नॉट X2 की इक्वल होता है, वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है। कोई भी सॉल्यूशन आइडियल होता नहीं, आइडियल की तरह बिहेव करता है, जैसे NHN, NF10, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, बेंजीन और टोलुईन। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करते हर टेंपरेचर प्रेशर पे, उनको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन वो शो करते हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट से कम रहता है। डेल्टा V मिक्सचर पॉजिटिव रहता है, डेल्टा H मिक्सचर पॉजिटिव रहता है। इथेनॉल और वाटर इसका एग्जांपल। इनके लिए जो ग्राफ आएगा वो प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट से ऊपर की ओर आएगा, यानी इनका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट से भी ज्यादा रहता है मिक्सचर का। और सेकंड नंबर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, बिल्कुल इसका अपोजिट है। इथेनॉल, वाटर HNO3 या क्लोरोफॉर्म और एसीटोन इसका एग्जांपल है। इनके लिए जो ग्राफ रहता है वो नीचे की ओर जाएगा, यानी इनका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट से भी कम रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, वो अगले वीडियो में मैं पोस्ट करूंगा। थैंक यू।